नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए मीडिया की चौपाल। जी हां, मीडिया की चौपाल में आज का हमारा विषय है धमतरी की सियासत। शहर के वरिष्ठ पत्रकार और जागरूक नागरिक आज विश्लेषण करेंगे, गहराई से तफसीलात से देखेंगे धमतरी की सियासत को। विषय होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 50 से 15 सीटों पर सिमटने के पीछे क्या सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र ही कारण रहे, या फिर हमारा दूसरा विषय होगा कि कांग्रेस भी क्या आज कुर्सी मिलने के बाद भाजपा की राह पर चल पड़ी है। और हमारा तीसरा विषय ये होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को किसान देर से क्यों याद आए। क्या 50 से 15 सीट पर सिमटने के बाद ही किसानों की सुध ली जा रही है। हमारे बीच में मेहमान हैं डिलक्स टाइम्स के प्रधान संपादक सुधीर गुप्ता जी, हमारे बीच में है पत्रिका के ब्यूरो चीफ रज्जाक रिजवी जी, और धमतरी के राजनीतिक विश्लेषण जो राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं जितेंद्र गढ़वी जी। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सुधीर गुप्ता जी से। सुधीर गुप्ता जी ये बताएं कि अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और एक जंगी प्रदर्शन किया है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद इतने देर से क्यों आई। क्या यही अगर वो पहले समझ जाते किसानों की अहमियत को, उनकी वोटों की ताकत को, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है क्या? ये बात ज़रूर है कि किसानों के हित की सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत लेट जागी, और वाकई में किसान हित को लेकर भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही उनके लाभ की बात करने वाले रमन सरकार में रहे, मंत्रिमंडल में रहे सभी लोग काफ़ी देर से जागे, क्योंकि भूपेश सरकार के किसानों के हित के लिए प्रथम घोषणा, और उस घोषणा के चलते उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और किसानों के हित के लिए जो काम किए, उससे थोड़ा सा भाजपा सिहर गई थी कि ये क्या हो गया। उससे छत्तीसगढ़ के राजनीति में कुछ उथल पुथल ज़रूर हुई, लेकिन आज वही ढाक के 2 पात वाली स्थिति आ गई। जैसा जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों में अपना कार्य कर रही थी, उसी तरह के कार्य करने में आज कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस का अपना काम करने का ढंग है, लेकिन वही ज़िले में 4 आदमी, प्रदेश में 8 आदमी, इसी तर्ज पे वो काम कर रहे हैं, जिसके कारण पार्टी की उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं की, और वरिष्ठ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रज्जाक भैया जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मुद्दे वही हैं, प्रदर्शनकारी बदल गए हैं। पहले कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी वाले। तो लोगों का कहना यह है कि अगर भाजपा यही मुद्दे के बारे में गंभीरता से सोचती, सत्ता रहते, तो आज उनको विपक्ष में क्यों बैठना पड़ता। बिल्कुल सही है। अभी अपन जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खास करके हमारे धमतरी जिले में भी धान की खरीदी हो रही है। धान खरीदी के समय में कुछ अव्यवस्थाएं सामने आई है, जिसमें बारदाना खरीदी का मामला आया है, जिसमें समय पर किसानों को पेमेंट नहीं होने का मामला आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोसाइटियां हैं, हमारे ज़िले की बात करें 84 सोसाइटियाँ हैं, जिन 84 सोसाइटियों में जो विसंगतियाँ आई करके, तो भाजपा को एक मुद्दा मिला, और छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ये जो मूवमेंट था वो धान खरीदी को लेकर के था कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से धान खरीदी को लेकर अव्यवस्था हो रही है, उसको लेके हमको स्ट्राइक करना है। उसके बाद इन्होंने अपना एक रूपरेखा बनाई और पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन दिया गया, जिसके तहत धमतरी में भी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि डी पुंदेश्वरी जी के आने के बाद भाजपाइयों की सक्रियता बढ़ गई है, और भाजपाइयों की सक्रियता को, चाहे आप किसानों के हित की बात कह लीजिए या उनके लिए संघर्ष करने की बात कह लीजिए, खुद तो भाजपा में सक्रियता दिख रही है। खैर, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इसको हम ये कह सकते देर आए दुरुस्त आए वाली बात नहीं है। ठोकर खा के बाद संभले जी, ठोकर खाने के बाद, क्योंकि जिस समय किसानों को बोनस की ज़रूरत थी, उस समय भाजपा वाले मोबाइल बांट रहे थे जी। मतलब उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ रहे थे, उनकी भावनाओं को नहीं समझे, और आज उनका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र गढ़वी जी भी हैं। जैसे कि दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि आज जो कांग्रेस गलती कर रही है, वही भाजपा वाले भी किए हैं। अब इस शहर का या छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य माना जाए कि अगर हम कांग्रेस से आक्रोशित होते तो भाजपा को बैठा देते, भाजपा से अगर नाराज़ होते तो कांग्रेसियों को कुर्सी दे देते हैं। यही कमोबेशी स्थिति धमतरी में भी है। लेकिन बीते कुछ चुनाव के संकेत बता रहे हैं कि धमतरी में कहीं न कहीं कोई तीसरी शक्ति की ज़रूरत है।
तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि चाहे हम नगर पालिका निगम का चुनाव लें, पिछले समय 8 जितने कांग्रेस के जीते थे उतने निर्दलीय जीते थे, या आप इस चुनाव में बात करें आनंद पवार की तो 30,000 वोट पा के बता दिए कि धमतरी की जनता कहीं न कहीं दोनों राजनीतिक दलों से हताश है। आप क्या मानते हैं इसको? मेरा मानना थोड़ा सा अलग है जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि पॉलिटिकल चेंज जो है वो इन सब चीज़ों से नहीं आता है। पॉलिटिकल चेंज में जो सबसे बड़ी बात जो है वो उसका वैचारिक प्रभाव होता है। लेकिन तीसरी शक्ति की भी एक ताकत है। अगर एनसीपी उस टाइम चुनाव नहीं लड़ती 2099 में, शायद तीन में सरकार बनी, हाँ 3 में अजीत जोगी की सरकार से, अगर उस टाइम थर्ड फ्रंट के रूप में अगर विद्याधर शुक्ला नहीं आते तो क्या भाजपा बनती? नहीं आती। ये मतलब कांग्रेस के लिए सुखदायी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से कांग्रेस के अंदर वैचारिक क्षमता शून्य हो गई है। वहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और भाजपा में भी कांग्रेस यही स्थिति है। भाजपा के अंदर क्या हुआ है कि सत्ता की लड़ाई को तो उसका कार्यकर्ता समझता है, लेकिन संघर्ष की राजनीति को नहीं समझता। हमको भी दिखता है उसका जोश खरोश, लेकिन थोड़े दिन बाद अगर यही सत्ता भूपेश बघेल सत्ता बरकरार रहेगी तो ये जोश उतने ही जोर से ठंडा हो जाएगा। सुधीर भैया, गढ़वी जी ने एक बात कही कि कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया कि यहाँ सत्ता की चमक के चलते बहुत सारे कार्यकर्ता हो गए जिनमें संघर्ष की क्षमता कम है। कमोबेश वही स्थिति आज कांग्रेस में देखने को मिल रही है कि ऐसे बहुत सारे चेहरे नज़र आते हैं जिनको बीते 15 साल में कभी देखा नहीं गया, और जो लोग निष्ठावान थे, समर्पित लोग थे, आज वो हाशिए में हैं। तो आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है। हाँ, स्वाभाविक है, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आदमी के कर्म ही आदमी को ऊंचा उठाता है। बहुत बढ़िया। और आदमी अगर सिर्फ लाभान्वित होने के लिए काम करे, देखिए पहले अपनी चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज की, 15 सालों में उन्होंने बहुत सी योजनाएं निकाली। हर योजना का लाभ कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, व्यक्ति विशेष आदमियों को मिला। कुछ मंत्री अपने आदमी बैठा दिए, फ़ोन करके बोले मेरा आदमी आ रहा है, उनको काम दे देना। तो यहाँ पर एक चीज़ कांग्रेस में भी देखने को मिली। बीच में एक वरिष्ठ नेता आए थे कांग्रेस, प्रेस वार्ता के समय, प्रेस वार्ता ख़त्म होने के बाद अपने धमतरी के जो चर्चित 4-5 नेता हैं जो शायद कांग्रेस को चला रहे हैं, उसके बाद मेरे को और कोई दिखता नहीं धमतरी में, उनको बोले कि यार सब कार्यकर्ताओं को लेके चलो, कार्यकर्ताओं को लेके चलोगे तो आगे आपका भी भविष्य बनेगा, और नहीं तो जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। ये स्थिति अभी कांग्रेस में धमतरी जिले में देखने को मिल रही है कि जिनका दायित्व धमतरी शहर क्षेत्र है वो भी बाहर गांव जा रहे हैं मंत्रियों के आने के बाद, अपने शहर को भूल गए हैं। ये आप समझ रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। बहुत से ऐसे कार्यक्रम में मैं देखा कि धमतरी की राजनीति करने वाले, शहर के राजनीति करने वाले गांव में घूम रहे हैं कार्यकर्ता बन के, जो स्वयं हित तो हो सकता है लेकिन आम जनता के हित के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की भी आगे स्थिति कुछ अच्छी रहेगी, अगर ऐसी चलता रहा तो कह नहीं सकते। रज्जाक भाई, जितने आरोप, जैसे सुधीर भैया की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नेता, मंत्री और कथित जो पदाधिकारी उनके ऊपर लगे, वही आरोप अब कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए कि तस्वीर नहीं बदली है, उसे अंजाम देने वाले बदल गए हैं। बिल्कुल सही है कि आज चाहे आप रेत खदान का मामला ले लें, या दूसरे अपराधों को प्रश्रय देने का मामला ले लें, या किसी ठेकेदारी में रेफरेंस का मामला देख लें, कमीशन खोरी का, तो तस्वीर तो जस की तस है ना। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि इसमें इस कांग्रेसी नेता का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें उसका है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया वही कांग्रेस अब तब 2 साल में करते आ रही है। पंडित जी, हमारे धमतरी को मर्द नेता की आवश्यकता है। जी जी, चाहे वो तीसरे शक्ति के रूप में आए, बिल्कुल, या हमारे बीच से कोई खड़ा हो, क्योंकि अभी देखने को आ रहा है कि रायपुर में बैठे कांग्रेस नेता धमतरी के कांग्रेस की राजनीति को चला रहे हैं, वहीं धमतरी के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कुरुद में बैठकर चलाया गया। तो हम क्या दूसरे के बोलने से चलते रहें और उपेक्षित होते रहें?
ये सब जानते हैं, चाहे कांग्रेसी हो भाजपाई, लेकिन बोलने में किसी का दम नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो पद से चले जाएंगे। तो इसलिए हमारे धमतरी में स्वयं एक ऐसा नेता खड़ा होना चाहिए, चाहे वो तीसरी शक्ति के रूप में हो या भाजपा से हो, कांग्रेस से, जो धमतरी के समस्याओं से अवगत हो, धमतरी की समस्याओं के लिए विधानसभा में अपने आप को साबित करे। ऐसे नेता की आवश्यकता हमारे यहाँ है, जो शहर को समझे, शहर की राजनीति को समझे और स्वयं की स्वार्थ पूर्ति को छोड़ के वो अपने धमतरी के हित के लिए बात करें। आज हम पूरा टोटल ख़त्म हो गए हैं ब्रॉडगेज को लेके। हर साल बजट में आता है ब्रॉडगेज बनेगा, ये होगा, शून्य। हाईवे मतलब अपना रिंग रोड भी तैयार हो रहा है, भाजपा के समय में बंद हुआ, कांग्रेस समय में चालू हुआ, उसी राजनीति में वो हो गया। धमतरी जिले के लिए सबसे पहले पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया, प्रेस जगत ने बहुत धरना प्रदर्शन करके आज धमतरी को जिला बनाने में सबसे प्रथम स्थान अगर किसी का है तो प्रेस वालों का है। तो प्रेस अपनी दायित्व को पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के यहाँ जितने भी नेता हैं उनको अपने आप को साबित करने के लिए कि धमतरी को हम समझते हैं, ऐसी स्थिति लाना चाहिए उनको और अपने आप को साबित करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति आगे आए। ये सक्षम सबल और सशक्त नेतृत्व की कमी है, इसको क्या मानते हैं आप? क्यों है धमतरी में यहाँ ये मिट्टी की तासीर है या लोगों में वो अभी मादा नहीं हुआ है कि वो अपने नेतृत्व को उभार सके? हाँ सचिन भाई, बिल्कुल सही बात है। अपने को तो खुद हम कभी कभी सोचते हैं कि कलम छोड़ के कहीं खड़े हो जाएं, लेकिन पार्टी विशेष वाले ये देखते हैं कि भाई हमारा पीछे क्या होगा। हाँ, परछाई का भय है। हाँ, परछाई का भय है। ये बात सही है। जीतू भैया, क्या ये सक्षम नेतृत्व नहीं उभर पा रहा है? यहाँ जैसे सुधीर भैया ने कहा कि कोई हम कभी रायपुर के गुलाम रहे, कभी भोपाल के गुलाम रहे, ये दास प्रथा का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि धमतरी की मिट्टी में चाहे आरएसएस करें, यहाँ पटेलराव कृतज्ञ जैसे नेतृत्व रहे, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भोपाल राव पवार जैसे नेतृत्व रहे, अब ये शून्यता क्यों है? अब ये वैक्यूम क्यों आ गया है? क्या कारण है कि लोगों के मिजाज बदल गए क्या राजनीति के? नागार्जुन की एक कविता है जी और अच्छा ये है कि कल ही 26 जनवरी है जी, कि वो ये है कि किसकी है जनवरी और किसका अगस्त है, कौन यहाँ सेठ और कौन यहाँ मस्त है, सेठ यहाँ मस्त है, सेठ यहाँ मस्त है। तो जब तक कि ये सेठ की राजनीति चलेगी, जब तक कि व्यापार की राजनीति चलेगी, तब तक नई चीज़ उभर ही नहीं सकती जी। क्योंकि सारे लोगों का बीच किसी भी कार्यकर्ता से पूछो, भाजपा के आदमियों से पूछो, कांग्रेस के आदमियों से पूछो, आप पार्टी वाले से पूछो और किसी से पूछो, उनका एक ही मकसद है कि भैया हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है, इतना लफड़ा है। घर में जाते हैं बाप बोलता है कि क्या करेगा, माँ पूछती जल्दी आ गया है तो क्या करेगा, क्यों होगा, तो वहाँ भरता क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करता, नौकरी है नहीं उसके पास में, काम धाम कुछ है नहीं। जो व्यापार करने जाएंगे तो व्यापार इतना महंगा है, एक छोटी सी दुकान खोलोगे तो 50 लाख रुपये चाहिए। हाँ सही बात। ठेकेदारी करने जाओगे सूर्य भैया तो 2 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन चाहिए, 4-5 लाख रुपया और चाहिए, दुनिया भर के जुगाड़मेंट चाहिए। और मान लो इस सबको लेके पहुंचे ऑफिस तो अप्रोच वाला पहुंच जाता अप्रोच वाला पहुंच जाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो ये जो हताशा जो है ना, ये हताशा ने इस लीडरशिप को ख़त्म किया है। लेकिन इसी हताशा में से आशा की कोई किरण उठेगी ऐसा मुझको लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। क्योंकि कहीं अब सुधीर को भी लग रहा है ना कि यार अब मैं ही कुछ करूं। रजाक भाई कई बार मेरे को बोलते हैं यार मेरे को भी लगता है कि साला कुछ होना चाहिए, क्योंकि दिन भर उन लोग उस चीज़ों से, ये इसलिए बोलते हैं या आपसे भी कई बार बात होती है, वो इसलिए बोलते हैं कि वो दिन भर उन्हीं चीज़ों से जूझते रहते हैं। एक कार्यकर्ता जो होता है ना, वो या तो भाजपा में मस्त रहेगा या कांग्रेस में मस्त रहेगा, लेकिन वो सबके साथ नहीं जूझता। पत्रकार के साथ दिक्कत ये, वो सबके साथ जूझता रहता है, तो उसको रास्ता मिलता रहता है। तो आज पत्रकारों को समझ में आया, कल लोगों को समझ में आएगा और आएगा जरूर, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल का मैं दिशा चेंज कर रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी परिणाम के बाद ये कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की आंधी में हम उड़ गए, जी, जिसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके नेतृत्व हैं वो इस घोषणा पत्र की आड़ में अपनी नाकामियों को दबा गए कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके कारण से ये परिणाम आए। और कांग्रेस को भी एक गफलत में है कि हम अपने घोषणा पत्र के कारण जीते हैं, तो घोषणा पत्र के ऊपर ही अमल करें, बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार कर दें। जी जी। तो राजनीति में ऐसे बहुत सारे बिंदु होते हैं
चाहे कार्यकर्ताओं की संतुष्टि हो या निचले कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने की बात हो, या फिर एक बेदाग कार्यशैली हो, इन सब चीज़ों से परे हटकर सिर्फ किसानों को बोनस दे दो, धान खरीदी कर दो, इति श्री रेवा खंडे। और यही हो रहा है। आप क्या मान रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, यही राजनीति चल रही साहब आजकल। तो जैसे घोषणा पत्र की बात करते हैं तो ये कहना पूरा बेईमानी है कि कांग्रेस ने ये जो चुनाव है घोषणा पत्र के कारण ही जीता है। ठीक है, कुछ मुद्दे थे जिसमें किसानों को बोनस देने की बात थी, या समर्थन मूल्य धान का 2500 रुपया करना था, बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, या प्रदेश में शराबबंदी करने की बात थी। लेकिन मैं नहीं सोचता कि एक जनमत इसमें ज़रूर तैयार हुआ है, लेकिन यही कोई आधार बना है मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल को प्रतिस्थापित करने के लिए, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके पीछे मूल जो कारण है वो था भाजपा के प्रति आक्रोश, भाजपा के उन सत्ताधीशों के प्रति आक्रोश था जो सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे थे। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे भाई सुधीर गुप्ता ने कहा कि यहाँ की पॉलिटिक्स को कुछ लोगों ने सेंट्रलाइज कर लिया है। आज धमतरी में जैसे सशक्त नेतृत्व की बात अपन करें, धमतरी में ऐसा नहीं है कि धमतरी की इस माटी ने कोई मजबूत लाल पैदा नहीं किया है, लोगों के अंदर आज भी अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता है। लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक, जैसे जितेंद्र गढ़वी जी ने कहा, राजनीतिक वैचारिक रूप से आप राजनीतिक किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो फिर आप उस पार्टी के कार्यक्रम नीति के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात सही है जो सुधीर गुप्ता जी की से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ के नेतृत्व को कुंठित किया जाता है, यहाँ के नेतृत्व को दबाया जाता है, और ये जो है जानबूझ करके किया जाता है। और इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपने प्रभुत्व को कायम रखना। बस, बहुत सही बात। अपने प्रभुत्व को, जैसे आपने कहा रेत खदानों के मामले में, अवैध शराब के कारोबार में, है ना, यही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनी, जो 54 से सिमट करके आज 14 सीट में आ जाती है। कांग्रेस ने जो अपनी लड़ाई लड़ी है वो अवैध शराब के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने रेत के खेल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अवैध शराब और जुआ के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने यहाँ के शोषित आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तब कहीं जा करके उनको 68-70 सीटें मिली है। लेकिन आज क्या है, आज हम देख रहे हैं इस अवैध कारोबार में कौन लोग शामिल है। आज आप रेत का कारोबार देखिए, धमतरी में किसके इशारे पर चलता है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है। भाई साहब, ये रेत का जो अवैध कारोबार है, और जिला कांग्रेस संगठन का एक पूर्व पदाधिकारी खुलेआम आज की तारीख में 6 या 7 रेत खदानें चला रहा है। इनका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है? इनका कनेक्शन जुड़ा है रायपुर के व्हाइट हाउस से, और उनका कनेक्शन जुड़ा है सीधा सिविल लाइन से। कांग्रेस के वो नेता जो अपना जेब भर रहे हैं ना, भले वो ये समझे कि इसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन धमतरी का एक बच्चा जान रहा है इस चीज़ को कि अवैध रेत के कारोबार में कौन है। आज देखिए धमतरी में अवैध शराब दुकानें, हमारे यहाँ टोटल 28 देसी और विदेशी शराब दुकानें हैं, लेकिन अवैध शराब का कारोबार इस धमतरी ज़िले में जितना हो रहा है, शायद मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ के किसी और ज़िले में नहीं हो रहा। आप जाकर के देखिए शराब दुकानों में 2 किस्म की डायरी है जितेंद्र भाई जी। एक डायरी में जो लीगल तरीके से शराब बिकती है और इनलीगल वो 60%, और 40% जो है वो इलीगल से जो बिक रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा जा रहा है इन्हीं कांग्रेसियों के पास, और इन्हीं की जेब भरा जा रहा है। शराब भट्टियों के बारे में। और सुधीर भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हम लोगों ने पूछा कवासी लखमा जी को कि आपकी सरकार ने तो वादा किया था कि शराबबंदी लागू करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? हमने भाजपा के लोगों से इस मामले में सुझाव मांगा, उन्होंने सुझाव नहीं दिया। एक प्रभारी मंत्री इस किस्म की बात करता है और उसके स्टेटमेंट को हम छापते हैं, उसके बाद भाजपा का कोई आदमी उसको इंटरकाउंट नहीं करता। इसका क्या माना जाए? और सही बात तो ये है यार कि भारतीय जनता पार्टी भी ना, माना जाता था कि बहुत आक्रामक है, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, क्योंकि भाजपा के भी तथाकथित कुछ नेता जो है ना, उनकी गर्दन फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दमन शासन काल में भी तथाकथित लोगों ने जमीन का कारोबार करके, या अवैध रेत का कारोबार करके, या अवैध रूप से शराब और जुआ का सट्टा कारोबार करके लाखों नहीं करोड़ रुपया कमाए साहब। आज क्या वो हिम्मत दिखाएंगे कांग्रेस का विरोध करने की? वो हिम्मत दिखा नहीं सकते, इसलिए हिम्मत नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके सर पर भी तलवार लटक रही है। कल इनको मौका सत्ता में आएंगे तो कल भाजपा करेगी। चरित्र राजनीतिक रूप से किसी का नहीं बदला है, चरित्र एक ही है। मतलब वही है, रोटी उल्टो पलटो, चरित्र एक है, इनका राजनीतिक चरित्र एक ही है। परिणाम वही आना है, जनता का मतलब ये छत्तीसगढ़ का चीर हरण होता है। देखो साहब, धमतरी की जो राजनीतिक है, कांग्रेस की राजनीति की अगर बात करें तो धमतरी में 4 लोगों तक सीमित होकर रह गई है। 4 जो लोग हैं कांग्रेस के, जो लोग हैं किसी न किसी पद में हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस की राजनीति को सेंट्रलाइज कर लिया है। आज आम कार्यकर्ताओं के देखिए आप, उनके अंदर कितना आक्रोश है। आज
छोटे छोटे काम के लिए जब वो जाते हैं उनके पास तो इनको इग्नोर किया जाता है। और काम क्या होना जाना जीतू भैया, यहाँ तो अफसरशाही हावी है। तो जीतू सुधीर भैया, अफसरशाही हावी। एक कांग्रेस के संगठन के प्रमुख नेता ने रायपुर के एक प्रमुख संगठन के नेता से शिकायत की कि फला अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं उठाता। तो उन्होंने कहा भैया क्यों तुम्हारे फ़ोन उठाएंगे यार, क्या तुम्हारा नौकर है? जबकि हमने देखा है कि भाजपा के एक अंदना से नेता के साथ तत्कालीन कलेक्टर उनके साथ साथ गाड़ी में घुमा करते थे। आज तो सब इंजीनियर, SDO ये फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है और उनको तो सिर्फ एक भय लगे रहता है, अरे यार इनका फ़ोन उठाएंगे और ये डिमांड कर देंगे 10,000 भेजो, 20,000 भेजो, 25,000 रुपया भेजो। ये भी एक बहुत बड़ा डर का कारण है। सुधीर भैया, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की संभावनाएं क्या देखती हैं आप 2023 हमको तो नहीं लग रहा है। हमको तो कांग्रेस अगर इसी तरह चलते रही तो जो ये वरिष्ठ नेताओं की जो उपेक्षा है कांग्रेस में, आज जो हम देख रहे हैं धमतरी कांग्रेस में एक से एक वरिष्ठ नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज कराते हैं क्योंकि देर सवेर ऊपर से कोई पद बंटे तो हमारा नाम आ जाए प्रमुखता से, नहीं तो किसी की इच्छा नहीं है भाई साहब कांग्रेस की राजनीति में आके अपना सम्मान और अपमान करवाने की। पिछले समय कांग्रेस का जैसे ही सत्ता में आने का सूचना आया तो कई लोग भाजपा कांग्रेस प्रवेश किए, उनमें से कुछ लोगों को उस पद में बैठाल दिया गया है, उसका विरोध भी उन्हीं लोग किए। तो आपको ये देखना होगा कि पुराने कार्यकर्ता उपेक्षित तो नहीं हो रहे हैं, और अगर उपेक्षित हो रहे हैं तो चुनाव के समय ये अपना वो आक्रोश का वो बताएगा। देवेंद्र भाई, ये 2023 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक मेरा सवाल था आपसे कि जिस हिसाब से अभी एक जिसको बोला जाए होरा गुट को हाशिए में डाल दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक समझ ले कि पेड़ की आड़ में है, वो डायरेक्ट हमला करने से घबरा रही। जैसे कि आपने कहा कि उसके भी बहुत सारे नेता जो हैं वो इसमें शामिल है, मतलब भाजपा मैदान से गायब है, होरा गुट हाशिए पे है। ये भी एक वजह है कि कहीं न कहीं निरंकुशता या तानाशाही के यही अकेला व्यवस्था है। देखिए साहब, गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस में भी गुटबाजी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है। जिसका आकार राजनीति में मजबूत होता है वो गुट हावी हो जाता है। पहले हमने देखा है कि जिस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ हमारे पूर्व विधायक जी गुरमीत सिंह होरा की अच्छी ट्यूनिंग थी, तो ये गुट भी वहाँ पर बहुत सशक्त था। और चूँकि वो एक एमएलए थे तो उनकी ऊपर में सुनी जाती थी करके, तो इस वजह से जो उनके नेतृत्व वाला गुट था वो बड़ा सशक्त माना जाता था। लेकिन आज प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल है और भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं आज वो उनके साथ जो जुड़े हैं वो ताकतवर हैं। ये गुटबाजी को इन लोग पार्टी की जीवंतता का प्रमाण मानते हैं और ये कहते हैं कि जिस पार्टी में जितनी ज़्यादा राजनीतिक गुटबाजी होगी उतना ही उसकी सक्रियता ज़्यादा बढ़ेगी करके। गुटबाजी को कुछ राजनीतिक नुकसान और या लाभ की नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जीतू भैया, जैसे कि बताया कि कांग्रेस की बात दोनों हमारे आदरणीय मेहमान ने किया कि कहीं न कहीं जो भाजपा समर्थक थे या भाजपा के शासनकाल में जो लाभ लिए आज कांग्रेस प्रवेश करके कहीं न कहीं पद पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग वही तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो लोग अकस्मात तौर पे नेता बन के उभरे हैं या जो धनपुत्र हैं या किसी नेता के करीबी हैं वो पद पा रहे हैं या उनका नाम फेहरिस्त पे है। तो यही स्थिति भाजपा में भी है, इसको आप एहसास करते हैं? हाँ, ये है और ये रहेगी जब तक कि पूंजीवाद राजनीति का विश्लेषक चेहरा नहीं आएगा तब तक यही होता रहेगा। कितना भी कर लो, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त निर्देश है, वो क्या करते हैं बंगाल से विधायकों को निकलवा रहे हैं क्या? वो क्या करते हैं गोवा में, यही तो काम कर रहे हैं ना। तो वो जब कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ भी वही होगा। किसी सटोरियों को कुछ बना दिया जाएगा, किसी भूमाफिया को फला बना दिया जाएगा, यही सब होगा। जब आपका बेस ही पैसा है तो फिर आप राजनीति की बात मत करो, फिर बेईमानी है, फिर बेईमानी की बात करो खुलेआम। हाँ मैं डाउन हूँ, डाउन रहूँगा, तो ठीक है, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। लेकिन एक समय वो ऐसा अभी क्या है कि जो खासकर जो युवा एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे पैसे की बात आई है ना, राजनीति में और ख़ास करके सत्तारूढ़ दल में भाई साहब आजकल छोटे से छोटे पद भी जो है ना पैसा दे के खरीदे जाते हैं। ये भी सहमत हूं मैं। एक भूमाफिया जिसको कांग्रेस की ज़रूरत थी, कांग्रेस के नेताओं का आशीर्वाद जिसको प्राप्त करना था, जिसने इस धमतरी ज़िले में करोड़ रुपए की ज़मीनें की और
इलीगल तरीके से उसने अपनी इमारतें खड़ी करवाई, कॉलोनी डेवलप कराया, है ना। वो आदमी के बारे में मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 2.25 लाख रुपया खर्च करके वो एक राजनीतिक पार्टी का एक छोटा सा पद लेके आया है। आज आप देखिए कांग्रेस के कोई भी कार्यक्रम में वो भाई साहब बड़ा पटका लगा के बंगाली कुर्ता पजामा पहन के आगे बढ़ते हैं। ड्रेस कोड वैसे ही आरोप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी लगा और भाजपा के शासनकाल में भी बहुत सारे लोगों ने पैसा। अभी तो कांग्रेस के अंदर एक नया विवाद पैदा हो रहा है कि इंटक के जो एक नया नेता है वो जो अपने आप को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोलते हैं, उनके बारे में कवासी लखमा जी से शिकायत हुई कि ये पद ऐसा कोई कांग्रेस के अंदर सृजन ही नहीं किया गया है और ना ही अगर सृजित है भी तो किसी को दिया नहीं गया है करके। कवासी लखमा जी ने इस मामले में एसपी को आदेश किया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। फिर दूसरा दिन वो नेताजी के बारे में पता चला कि दिल्ली जाके फ्लाइट से जाके ऊपर लेकर के आ गए। वो पुनिया जी के साथ तो यार ये तो कांग्रेस की राजनीति में चल रहा है और पद को लेकर के ये सब खेल चलते रहेंगे साहब। पद क्या हो गया है आजकल, माध्यम बन गया है, आपकी आर्थिक सुरक्षा का कारण बन गया है, वो आपके भ्रष्टाचार को दबाने का कारण बन गया। आप जितने बड़े पद पर रहोगे उतनी बड़ी मलाई खाओगे। क्यों साहब? बिल्कुल। जैसे पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा जानवरों के सर को अपने महल में लगा कर रखते थे कि मैं कितना प्रतापी या पराक्रमी राजा हूँ, वैसे ही आज राजनीति में एक फैशन हो गया, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो रख दो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालने की। कुल मिला के हमारे धमतरी में राजनीतिक धमतरी में मेरा एक मानना है देवेंद्र भाई, स्थिरता ये तो भैया नहीं है। आपकी बात को थोड़ा सा आप करिएगा। धमतरी में सशक्त नेतृत्व उभर सकता है और यहाँ हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग भी हैं यहाँ पर करके, है ना। इसके लिए सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और ईमानदारी की ज़रूरत है और स्वार्थों से परे हट के करना है और हमको एक जनमत तैयार करना पड़ेगा, जनाधार तैयार करना पड़ेगा। और नेतृत्व जो है आम जनता के बीच से आता है और नेतृत्व को जब थोपा जाता है ना तो वो थोपा गया नेतृत्व जो है वो बहुत जल्दी विखंडित भी हो जाता है। हमको कोशिश ये करना चाहिए धमतरी में कि आम जनता के बीच से नेतृत्व लेके आए। रजा भाई आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। क्यों सुधीर भाई? बिल्कुल सही। ये जो वर्कर्स हैं ना, ये जो सोचते हैं कि हमको कुछ मिल जाएगा, ये जिस दिन जान गए कि हमको अब नहीं मिलेगा उस दिन वो लीडरशिप बदल जाएगी। जी, जो कार्यकर्ता है अभी वो पीछे इसलिए घूम रहा है कि उसको कुछ मिलेगा, हाँ, लेकिन जिस दिन वो ठोस हो जाएगा नहीं मुझको अब नहीं मिलने वाला है, उसी दिन वो चेंज कर देगा। क्या जितने भैया इनके अंदर महत्वाकांक्षा जगा दी है ना। आज क्या हो गया है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का मतलब ये है कि हमको आरएस में, पीएचई में या पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करना है या फला चीज़ का सप्लाई करना है करके। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको काम नहीं मिला तो वो बिल्कुल अब घर में बैठ गए, अरे यार इससे अच्छा तो रमन शासन काल था यार। ये वाली बातें आ गई है करके। आजकल क्या है, सिर्फ जो कार्यकर्ता भी आ रहे हैं ना वो प्रोफेशनल है साहब। आपके लिए खून बहाने वाला या पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता बहुत कम मिलेंगे। तो वो जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये पार्टियां हमको नहीं देगी, हमको खुद पैदा करना है, उस दिन लीडरशिप चेंज कर देगा। और उसको करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो चेंज कर देंगी। जितेंद्र भैया एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे आप पार्टी अभी जैसे तीसरी राजनीतिक पार्टी को आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, लेकिन मेरा मानना है कि टोटल 72 या 74% प्रदेश में मतदान होता है, जिसमें से करीब 32% जो मत है कांग्रेस को मिलते हैं और 32 या 33% सिर्फ 1% या 1.5% में डिफरेंस में रहता है, जिसमें से 9% जो वोट है वो निर्दलीय और जो कोई जैसे आप पार्टी हो गई, ये जोगी कांग्रेस हो गया, ये गुड़वाना पार्टी, उनको बढ़ जाता है। अधिकतम इनके बीच में जैसे विद्या विहार की एक एनसीपी थी, उनको 7% मिला। अब आज अपन देख रहे हैं प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी एक कैडर तैयार हो रहा है और उससे ज़्यादा प्रदेश में आप पार्टी सक्रिय है। आज आप देख लो किसानों के मूवमेंट को लेकर के यहाँ के आपके नेता लगातार अपना संघर्ष भी जारी रखे हुए हैं और जनमत भी बना रहे हैं। मैंने कहा यार, कांग्रेस के एक नेता, कांग्रेस के एक मित्र नेता से कहा कि भाई साहब ये जिस तरीके से आप वाले यहाँ मजबूत हो रहे हैं, आगे चल के तो आप ही को डिफेंड करेंगे, नुकसान आप ही को होगा भाजपा से, इनको क्या करेंगे? बोले हमने चिन्हित कर लिया है, बोले ये तथाकथित पार्टी आप पार्टी है, इसके 3 नेताओं को हमने कर लिया है और चुनाव के समय आप देखना, बोले ये कांग्रेस का पटका अपने सिर में बांधे घूमेंगे बोले। तो वैसे भी अर्थ प्रलोभन दे करके या दबाव डाल करके नेतृत्व को कुंठित कर दिया जाता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, लीडरशिप छत्तीसगढ़ की जो चेंज होगी या थर्ड फ्रंट जो बनेगा वो इस हमारे वाले इलाके में नहीं बन सकता, वो बनेगा बस्तर में, सरगुजा में, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है। वो जो पॉलिटिक्स है ना वो कुछ चेंज कर सकती है। इसलिए हमारा आम आदमी की जो पार्टी मतलब ये जो पार्टी जो है
पार्टी का बड़ा लीडर है, उसकी नज़र हमेशा उधर रहती है। मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये है कि पॉलिटिक्स जो है वहाँ प्रोफेशनल ना हो के इमोशनल है। वहाँ इमोशनल है, वहाँ भी इमोशनल है, और यहाँ पर प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, लेकिन इमोशनल पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। तो वो जो इमोशनल पॉलिटिक्स जो है उसकी चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीपीएम ने वहाँ काम कर रही है, सीपीआई वहाँ काम कर रही है, आप पार्टी काम कर रही है, जेएनयू वहाँ काम कर रहा है, तमाम सब लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा काम कर रही है, भाजपा की वनवासी आश्रम काम कर रहा है। ये सब ऐसे वहाँ क्यों काम कर रहे हैं? सब अपनी अपनी सीखने के लिए। विनोबा भावे ने अभी स्कूल ये करने के चक्कर में है। नहीं, ये चीज़ तो है, क्योंकि इमोशनल उधर एक हवा पैदा करने की जरूरत है, बाकी पूरा माहौल जो है तैयार है। वो उसके जैसे कि जब कांग्रेस से दूर हुए तो पूरे कांग्रेस को ही साफ कर देंगे, और जब भाजपा से दूर हुए तो आज भाजपा को भी साफ कर देंगे, पूरा कर देंगे। ये एक हवा उड़ती है जो आदिवासी क्षेत्र में वो पूरे के पूरे उससे प्रभावित हो जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र है, और जो ये कास्ट वाला जो मामला है, ये कास्ट वाला मामला भी वही है। जैसे सुधीर भाई ने विधायक के बारे में कहा कि उनकी सक्रियता करके, उनकी सक्रियता में देखता हूँ कि किसी समाज विशेष का जो जुलूस निकलता है तो उनमें स्वागत करने पहुंच जाओ। किसी जगह भंडारा हो रहा है तो वहाँ जाके बैठ के खाना खा लो। नहीं देखो, सुनिए ढंग से है, वो भी है ना, हाँ, वो सक्रियता बिल्कुल है, और उनकी सक्रियता के कारण आम जनता से उनका जुड़ाव भी है। लेकिन आप ये पता लगाइए साहब के विधानसभा में जनहित से जुड़े कितने मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। आप पता लगाइए, धमतरी में रेत खदान जो अवैध रूप से संचालित हो रही है, क्या उसको लेकर के उन्होंने विधानसभा में प्रश्न किया? धमतरी में अवैध रूप से शराब का कारोबार हो रहा है, उसको लेकर के क्या उन्होंने सवाल किया? धमतरी के विभिन्न डिपार्टमेंटों में जहां सप्लाइयाँ हुई है, महिला बाल विकास विभाग से लेकर के घटिया खिलौने जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई किया गया है, उनको लेकर के उन्होंने कभी क्या सवाल उठाया? क्या ये तमाम चीज़ें हम अपने अखबारों में नहीं छापते? क्या सुधीर भाई नहीं छापते? हम नहीं छापते? हम लगातार ऐसी विसंगतियों को उजागर करते रहते हैं, लगातार अनियमितताओं को हम उजागर करते रहे हैं, और तमाम चीज़ों से वाकिफ होने के बावजूद विधानसभा में इसको लेके खामोशी। एक बात और है, नहीं मानता। एक बात और है रज्जाक भाई, जित्तू भाई, इसको मैं सक्रियता नहीं लेता। रायपुर में जो धमतरी के हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, रायपुर में बैठे हैं, बहुत अच्छे पद में भी हैं, और आज मुख्यमंत्री के बहुत खास कहे जाते हैं और देखते भी हैं अपन। आज वो चाहते हैं कि 2 साल के कार्यकाल में धमतरी में कुछ कंक्रीट वर्क करवाने के लिए अगर वो थोड़ा भी मतलब प्रयास करते तो यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं। बीएड डीएड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, या कुछ ऐसे और काम हैं जो वो करवा सकते थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद धमतरी की सुध आज तक उन्होंने नहीं ली। सिर्फ वो आए, सम्मान करवाए, उद्घाटन किए और निकल लिए। प्रेस वार्ता में भी उन्होंने ये नहीं कहा। अरे भाई साहब, उनकी बात करो ना, मुख्यमंत्री जी धमतरी जिले में 7 बार आ चुके हैं, और 7 बार आने के बाद उन्होंने जो जो घोषणाएं की उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई? नहीं हुई। कुकरेल का मामला देख लीजिए आप, उन्होंने तहसील की घोषणा की, लेकिन आज वो कुकरेल को मतलब तहसील का अमली जामा पहना दूंगा, लोग उसका विरोध करने लग गए। फूटा मंगला नहर नाली का मामला आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर का आपका मामला पेंडिंग है, औद्योगिक नगर का मामला आपका पेंडिंग है। अरे हमारे पिछले दिनों गौशाला वाला मामला 70 करोड़ का प्रस्ताव नगर निगम की ओर से गया है, जिसमें से आज एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हो, एक भी प्रस्ताव के लिए फंड नहीं आया। तो क्या सिर्फ झुंझुना धड़ाक चल रही है, सिर्फ झुंझुना दिया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं साहब। तो ये था हमारे मेहमानों का नज़रिया जो बेबाक और निष्पक्ष रहा। ना कोई अदावत, ना कोई शिकायत, ना कोई सियासत। साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हमारे मेहमानों ने इसी दर्पण के चलते समाज का असली चेहरा आपके सामने में लाने की कोशिश की है। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारे मेहमानों का जरा भी इंटेंशन, उनका आग्रह किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने या उनकी बुराई बड़ाई करना नहीं था। जो उन्होंने देखा है वही यहाँ बयान किए हैं, और मीडिया की चौपाल में इसी तरह के विचार, इसी तरह का नज़रिया लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। हम अपने मेहमान सुधीर गुप्ता जी का, रज्जाक रिजवी जी का और जितेंद्र गढ़वी जी का आभार मानते हैं कि उन्होंने आया और अपने बहुमूल्य विचार यहाँ पेश किए। मैं आपके बीच में फिर आता रहूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।